दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 301 नंबर का लेक्चर है। देखिए जो हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास शुरू किया था वो शुरू किया था 231 नंबर से। इस आधार पर आज हमने ज्योग्राफी के 71वें नंबर की क्लास देनी आरंभ किया। दोस्तों 70 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। आज की क्लास यदि आप देखते हैं तो आपके 9030 सवाल तैयार हो जाएंगे। पूरे 9000 सवाल दोस्तों अब तक हम लोग ऑन क्लास डिस्कस कर चुके हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इन 4 विषयों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। 5वें विषय के रूप में हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में अभी इंडियन ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ाया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास दी जा रही है। आज हम लोग ज्योग्राफी में विश्व के प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दुनिया भर में बहुत सारी नहरें हैं, उनसे संबंधित कैसे कैसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। जैसे सू नहर का नाम सुना होगा, ईरी नहर, कील नहर, वायलेंड नहर, इसी तरह से ह्यूरन नहर, सुपीरियर झील। अच्छा ये सब बाकी झीलें दोस्तों, तो ये कुछ झीलें दोस्तों, स्वेज नहर, पनामा नहर, न्यू वाटर वे, उत्तरी सागर, साल्ट लेक, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी नहरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और सवाल भी देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया। अभी एक फाउंडेशन कोर्स दोस्तों नया हमने लॉन्च किया कंप्यूटर विषय का, ठीक है। कंप्यूटर विषय का बहुत तेजी से बच्चे से ज्वाइन कर रहे हैं और ये बैच है दोस्तों केवल 199 रुपए का, ठीक है। आप में से शायद ही ऐसा कोई हो जिसके पास इतने पैसे ना हो। 199 रुपए में अगर कोई बैच आपको दिया जा रहा है, आप सोच लो कि क्या कुछ पढ़ाया गया होगा इसमें। कम नहीं है, बहुत कुछ दोस्तों पढ़ाया गया। आप एक काम करो, बैच ज्वाइन करो, फिर समझ में आएगा कि फाउंडेशन किसे कहते हैं। आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में बार बार दोस्तों कंप्यूटर के सवाल भी आते रहते हैं और एक बैच को ज्वाइन करके पूरे कंप्यूटर के बहुत सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पढ़ाया भी गया है और क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कराया गया है, ठीक है। ये हमारा दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है। कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नहर दोस्तों कौन सी है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ी नहर है इस वजह से दोस्तों यहां पर बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। पहला सवाल, स्वेज नहर का निर्माण दोस्तों कब शुरू किया गया? इसका निर्माण कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा इसका निर्माण होना शुरू हुआ था दोस्तों 1859 ईस्वी में और समाप्त कब हुआ दोस्तों? 1869 ईस्वी में जाकर ये निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। पूरा कितना साल लगा दोस्तों? इस नहर को बनाने में 10 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे दोस्तों? 10 वर्ष का समय लगा इस नहर को कंप्लीट होने में। इतना बड़ा ये नहर है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या है? क्योंकि मुख्य सवाल है इसलिए इसको मैं 3-4 प्रश्नों के रूप में पढ़ा रहा हूं, समझिएगा। अगला सवाल है इसकी स्वेज नहर दोस्तों ये किस देश में स्थित है? सवाल क्या दोस्तों? किस देश में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा मिस्र के अंदर एक देश पड़ेगा दोस्तों, अफ्रीका के अंदर एक देश पड़ेगा मिस्र, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप पर एक देश मिलेगा आपको जिसका नाम है मिस्र, ठीक है। इस मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या दोस्तों? मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है। इसी मिस्र में दोस्तों ये स्वेज नहर स्थित है और इसी मिस्र में दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है नदी दोस्तों? याद रखेंगे नील नदी। नील नदी जो है दोस्तों वो यहीं स्थित है। नील नदी निकलती किससे दोस्तों? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। सर जो आपने कहा कि सबसे बड़ी नहर है, अभी आप ऊपर बताएं कि सबसे बड़ी नहर है, दुनिया की सबसे बड़ी नहर है दोस्तों स्वेज नहर। तो सर इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखेगा 169 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 69। ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ 1869 था और यहाँ पर भी दोस्तों 69 है, तो 69 से 69 मैच कराकर आप भूलेंगे नहीं। 169 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और आता दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अभी मैं बताता हूँ। 1956 में, जुलाई 1956 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और उसी टाइम दोस्तों कुछ समय के लिए स्वेज नहर को बंद भी किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि स्वेज नहर को बनाने का कार्य एक फ्रांसीसी
फर्डिनेंड द लेप्सेसे को दिया गया। और इस कंपनी को कब दिया गया? देखिए बनना कब शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1859 से 69 के बीच में, ठीक है। तो बच्चे समझते क्या है ना, जब परीक्षा में आता है तो उनको यही 1859 याद रहता है, जबकि इसके निर्माण का कार्य इस कंपनी को 1854 में ही सौंप दिया गया था। लेकिन दोस्तों ये बात कोई नहीं जान पाता। ध्यान कहां पर आता है? कुल 4 तिथियां पूछता है। एक तो 1854 में जब अलाट किया गया ये पूछता है, 1859 में जब काम स्टार्ट हुआ ये पूछता है, 1869 में जब इस नहर का कार्य पूर्ण हुआ ये पूछता है, 1956 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ ये पूछता है। ये 4 सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं हमेशा स्वेज नहर से। इसके अलावा 5वां सवाल नहीं बनेगा। ईयर की बात करेगा तो 5वां सवाल कोई नहीं बनेगा, बस यही 4 सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझिए, सीखिए। अगला दे रहा है कि स्वेज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ। क्या दिया दोस्तों? किसका निर्माण कब पूरा हुआ? तब दोस्तों हम इसे बहुत आराम से बता सकते हैं कि इसका निर्माण पूरा हुआ 1869 ईस्वी में। कब पूरा हुआ दोस्तों? 1869 ईस्वी में पूरा हुआ। और किस कंपनी ने बनाया था? तो एक फ्रांसीसी कंपनी थी, फर्डिनेंड द लेप्सेसे, ठीक है। इस कंपनी ने दोस्तों इसको बनाया था, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? अगला सवाल दे रहा है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। देखिए किसी चीज का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। इसका मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे बैंक थे, अब वो सरकारी उपक्रम के रूप में काम करेंगे, यानी उस पर सरकार की निगरानी रहेगी और सरकार का नियंत्रण भी रहेगा। इसी तरह से स्वेज नहर पर मिस्र सरकार का नियंत्रण हो गया। तो ये काम हुआ था दोस्तों 1956 में। कभी कभी दोस्तों और डिटेल में पूछ लेता है तिथि, तो याद रखेंगे दोस्तों 26 जुलाई 1956 को पहली बार क्या किया गया दोस्तों? इस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये आप याद रखेंगे, ये भी बढ़िया सवाल है। एक चीज और सवाल आता है कि स्वेज नहर किसे जोड़ता है? सवाल आता है, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। स्वेज नहर यह किसे जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, आप कह सकते हैं कि स्वेज नहर जो है यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किसको किसको दोस्तों? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। या दोस्तों दूर हटकर एक सवाल और पूछता है कि कॉन्टिनेंट की बात कर लेता है। जब कॉन्टिनेंट की बात करेगा तो आप कह सकते हैं यूरोप को एशिया से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? यूरोप को एशिया से जोड़ता है। दोनों 2 सवाल हैं, ठीक है, दोनों 2 सवाल है। या तो कॉन्टिनेंट को दोस्तों जोड़ने की बात करता है, या तो सीधे सीधे सागर को जोड़ने की बात करता है। तब क्या बताएंगे कि भूमध्य सागर को लाल सागर से या लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। एक ही बात है, कोई घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल है कि स्वेज नहर के पश्चिमी किनारे पर कौन सा नगर स्थित है, ठीक है। पश्चिमी किनारे पर दोस्तों कौन सा नगर स्थित है? देखिए 2 ही चीज पूछता है, या तो उत्तरी किनारा या तो पश्चिमी किनारा, क्योंकि ये जो बहकर आता है ना, ये उत्तर से पश्चिम की तरफ जाता है। तो सवाल ये आता है कि स्वेज नहर के जो पश्चिम में स्थित है वो कौन सा स्थित है दोस्तों? तो याद रखेगा यहां पर एक नगर है दोस्तों, इस्माइलिया। कौन सा? इस्माइलिया, ठीक है, इस्माइलिया नगर, ठीक है। कौन सा दोस्तों? ये जनरली लोगों को नहीं पता होता इस्माइलिया नगर के बारे में। इस्माइलिया बोलते हैं, इस्माइलिया, कुछ तो गलत मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। इस्माइलिया नगर दोस्तों ये कहां पर स्थित है? याद रख, यहां से देखिए अगर इसमें कुछ पूछता है ना तो 2 चीजें और पूछ लेता है। एक तो कॉन्टिनेंट पूछ लेता है, एक सागर पूछ लेता है, एक नगर पूछ लेता है, एक झील पूछता है, ठीक है। ये 4 सवाल दोस्तों, जैसे ईयर से 4 सवाल थे ना, वैसे ये भी 4 सवाल बनते हैं। तो जब कभी दोस्तों पश्चिमी किनारे की बात करें, जब कभी पश्चिमी किनारे की बात करें, तब दोस्तों आप जवाब क्या देंगे दोस्तों? इस्माइलिया नगर की बात करेंगे। और जब कभी दोस्तों उत्तरी किनारे की बात करें, किसकी बात करें? जब कभी उत्तरी किनारे की बात करें कि स्वेज नहर का जो उत्तरी सिरा है उस पर कौन सा पत्तन का मतलब क्या होगा दोस्तों? पत्तन का मतलब हो गया बंदरगाह, ठीक है। पत्तन का मतलब हो गया बंदरगाह। जब ये पूछेगा दोस्तों तब आप बताएगा दोस्तों यहां पर पोर्ट सईद है। पोर्ट मतलब हो जाता बंदरगाह, और यहां पर क्या दोस्तों? पोर्ट सईद। तो सईद जो है दोस्तों यह एक शहर का भी नाम है, एक नगर का भी नाम है, और वहां पर जो बंदरगाह दोस्तों वो यही है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक सवाल देता है कि दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? उत्तरी बंदरगाह और दक्षिणी बंदरगाह, ठीक है। अगर दक्षिणी बंदरगाह आपसे पूछता है तो दक्षिणी बंदरगाह है दोस्तों स्वेज। कौन सा दोस्तों? स्वेज जो है दोस्तों ये दक्षिणी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए इसी तरह से और आगे आइए। अगला सवाल दे रहा है कि स्वेज नहर के उत्तर में दोस्तों कौन सी झील है। ठीक है, उत्तर दिशा में दोस्तों कौन सी झील है, ये आपसे पूछ रहा है। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको उत्तर से दक्षिण दिशा, ठीक है, दिशा में क्रमशः दोस्तों 2-3 झीलों का नाम बताता हूं। सवाल जब आएगा ना उसी से पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले आता है, सबसे उत्तर में पड़ता है मंजला झील। कौन सी है? सबसे उत्तर में पड़ता है, सबसे उत्तर में पड़ता है मंजला झील। ठीक है, मंजला झील। ठीक है, दूसरे नंबर में पड़ता है दोस्तों तिमसा झील। तमसा नहीं, तमसा हमारे यहाँ एक नदी बहती है, ठीक है, वो अलग है, आजमगढ़ में बहती है तमसा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक लिखिएगा शब्द ग्रेट और एक शब्द लिखिएगा लिटिल। ये मैं ग्रेट और लिटिल क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो झीलों के नाम है वो एक ही है। ठीक है, बीटर बोलते हैं, ग्रेट बीटर झील और लिटिल बीटर झील। ग्रेट बीटर झील और लिटिल बीटर झील। ठीक है, लिटिल बीटर झील। ठीक है, ये दोस्तों कुल 4 झीलें हैं। ये क्रम याद रखेगा। और मैंने क्रम क्या समझाया? उत्तर से दक्षिण। यदि आपसे उत्तर पूछे तो क्या बताएंगे? मंजला। यदि आपसे दक्षिण पूछे तो क्या बताएंगे? लिटिल बीटर। ठीक है, लिटिल बीटर। या अगर ऑप्शन ना हो तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि सर ने अधूरा पढ़ाया। मेरे हिसाब से जितना बन पा रहा है मैं वो चीजें आपको देते जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है स्वेज नहर के दक्षिण में दोस्तों कौन सी झील थी। अभी अभी दोस्तों आपने उत्तर पढ़ा, ठीक है, और आपने पढ़ा कि उत्तर में कौन सी झील है, आपने पढ़ा मंजला झील है। कौन सी है दोस्तों? मंजला झील, ये उत्तर में। ठीक है, अब आपसे पूछा दोस्तों इसके दक्षिण में कौन सी झील है। ठीक है, तो दक्षिण में क्या पढ़ा था दोस्तों? सबसे लास्ट में है लिटिल, क्या है दोस्तों? लिटिल बीटर झील। कौन सी है दोस्तों? लिटिल बीटर झील। अगर इसके पहले देखते हैं तो ग्रेट बीटर झील आपको मिलती, यही मिलती ना। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि बृहद बीटर जो है, बृहद बीटर मतलब क्या हो गया दोस्तों? बृहद बीटर मतलब हो गया ग्रेट बीटर। इसे ग्रेट बीटर झील को ही दोस्तों, ग्रेट बीटर झील को ही बृहद बीटर झील का नाम दिया गया है। लिख रहा है ये जो झील है किस प्रकार की झील है। देखिए कहीं कहीं पे लिखा है दोस्तों कि यह दलदली झील है। क्या लिखा है? कहीं कहीं पे लिखा है कि यह दलदली झील है, और कहीं कहीं पे लिखा है दोस्तों यह खारे पानी की झील है। न जाने आपसे परीक्षा में क्या पूछना चाहता है। ठीक है, खारे पानी की झील है। ठीक है, ये जो ग्रेट बीटर झील है खारे पानी की दलदली झील है, ये आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, 1869 ईस्वी से पहले का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे कह रहा है कि स्वेज नहर जब नहीं बना था उसके पहले ये जो झील थी दोस्तों, ये झील सूखी हुई थी। क्या थी दोस्तों? यह झील क्या थी? सूखी हुई थी। कब दोस्तों? याद रखेंगे स्वेज नहर बनने के पहले ये ग्रेट बीटर झील क्या हो गई थी? सूखी थी। उसके बाद जाकर दोस्तों इसमें पानी आया। ठीक है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। कुछ स्टैटिक कंटेंट होते हैं, इस पर भी अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर आइए। कह रहा है स्वेज नहर के सर आज क्या आपकी क्लास पूरा स्वेज नहर पे ही है? नहीं भाई, स्वेज नहर से परीक्षा में ज्यादा सवाल बनते हैं, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों आपको स्वेज नहर पढ़ाऊंगा? आप बताओ। जब ज्यादा सवाल बनते हैं इस वजह से दोस्तों मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, सवाल है कि स्वेज नहर के मध्य में दोस्तों कौन सी झील है। सर पूरा तो बता दिए। एक तो अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड में है दोस्तों मंजला झील। ठीक है, एक किनारे पर दोस्तों, एक किनारे पर मंजला, एक किनारे का सीधा सीधा लिख दें उत्तरी किनारे पर क्या है? मंजला झील। दक्षिणी किनारे पर दोस्तों कौन है? दक्षिणी किनारे पर कौन है दोस्तों? तो दक्षिणी किनारे पर है ग्रेट बीटर झील। कौन सी है? लिटिल बीटर। कौन है? दक्षिणी किनारे पर कौन है? लिटिल बीटर झील। लिटिल बीटर झील। तो अब दोस्तों बचा बीच में कौन है? तो बीच में 2 है दोस्तों, एक तो तिमसा झील है। क्या है? एक तो तिमसा झील है, और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है ग्रेट बीटर झील। क्या है दोस्तों? ग्रेट बीटर झील। ठीक है, ये आप याद रखें दोस्तों। ये जो दोनों हैं, ये दोनों दोस्तों सेंटर में है। क्या दोस्तों? बीच में। तो यही बता दीजिए, इसी में से कोई एक ऑप्शन आपको पकड़ा देगा जो है एग्जाम में, किसी भी 1 2 3 4 में से कोई भी ऑप्शन दे देगा, वो ऑप्शन इसी से मिलता जुलता होगा, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं देगा। आपका भी पेट भर गया स्वेज नहर पढ़ के, मेरा पेट भर गया आपको पढ़ा करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 2 सवाल और देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ बचा रह गया। कह रहा स्वेज नहर की अधिकतम चौड़ाई कितनी है। वैसे आज तक परीक्षा में लंबाई के अलावा चौड़ाई पूछा नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए,
सोचा बहुत लंबाई पूछे नहीं, चौड़ाई पूछ के देख लेते हैं बच्चों को आता है कि नहीं, या गहराई पूछ के देख लेते हैं, ठीक है। उसके दिमाग में आया और उसने सवाल दे दिया। तो लंबाई दोस्तों मैंने बताया था कि 169 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, और एक तरफ दोस्तों स्वेज बंदरगाह है, दूसरी तरफ दोस्तों पोर्ट सईद बंदरगाह है। कौन सी है? पोर्ट सईद बंदरगाह। यही तो आपको समझाएगा, ये आप याद रखेंगे। और चौड़ाई यदि आपसे पूछ दे तो चौड़ाई याद रखेगा, इसकी चौड़ाई है एक साल में 365 दिन होता है, उसी से याद रखेगा 365 मीटर। मैं यहां पर आपको फिट नहीं बता रहा हूं, फिट में कैलकुलेट करना हो तो 3 से गुणा करके देख लीजिए, नहीं तो 365 बड़ा आसान है याद रखना भाई। अब आराम से बोल सकते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 मीटर दोस्तों इसकी क्या हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि स्वेज नहर की औसत गहराई कितनी है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा दोस्तों लंबाई, एक पढ़ा लंबाई, तो लंबाई पढ़ा 169 किलोमीटर, और दूसरा क्या पढ़ा दोस्तों, चौड़ाई, दूसरा क्या पढ़ा, चौड़ाई कितना पढ़ा दोस्तों, एक साल में 365 दिन होते हैं, उसी से याद किया 365 मीटर। और अब पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों गहराई। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं गहराई। इसकी गहराई है 16.15 मीटर, ठीक है, 16.15 मीटर। मतलब अगर उसे हम 17 मान लें तो 17 × 51 फीट, लगभग 50 फीट के आसपास दोस्तों ये इसकी गहराई है। मैं स्वेज नहर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इतना सवाल दोस्तों स्वेज नहर से आपसे पूछा जाता है। जब जब नहरों से सवाल बनते हैं तो ज्यादा चांस है कि स्वेज नहर से सवाल जरूर बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी नहर पूर्व दिशा में अटलांटिक महासागर को पश्चिम दिशा में स्थित प्रशांत महासागर से दोस्तों जोड़ती है। तो अटलांटिक बीच में है, अमेरिका और यूरोप, ठीक है, के बीच में है, या फिर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध महासागर कहते हैं, जिसकी आकृति यस के आकार का है, और वो जाकर प्रशांत महासागर से जुड़ता है पनामा नहर के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से दोस्तों, याद रखेंगे, पनामा नहर के माध्यम से दोस्तों ये जुड़ता है। पनामा नहर है कहां पर, तो याद रखेंगे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य में, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य में दोस्तों स्थित है। मध्य में स्थित है कौन सा नहर, पनामा नहर। ये आप याद रखेंगे, जो किसे किसे जोड़ता है, एक तो अटलांटिक महासागर को अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, भूमध्य को नहीं। लाल सागर को दोस्तों भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर, ठीक है, वो अलग है, वो सागरों को जोड़ता है और ये महासागरों को जोड़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। आप चाहें तो ये किताबें परचेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर दोस्तों, कुछ फिक्स इमेज है इसलिए इतनी किताबें नजर आ रही, और भी किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया है, और बहुत सारे ई बुक भी लॉन्च किया है, ठीक है, वो आके आप देख सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आइए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पनामा नहर ये किस देश में स्थित है। तो अभी तो आपको बताया कि यह उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है। अच्छा, यहां पर दोस्तों देश पूछा है ना, तो देश याद रखिएगा दोस्तों, इस देश का नाम ही क्या है दोस्तों, इस देश का नाम है पनामा। क्या नाम है दोस्तों, इस देश का नाम है पनामा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, आपके मन में भी आ सकता है कि सर पनामा देश है तो राजधानी क्या है, इसकी राजधानी भी दोस्तों पनामा है। क्या राजधानी, इसकी राजधानी भी पनामा है। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, सवाल आता है परीक्षा में कि यहाँ की पनामा की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है। तो बताएगा दोस्तों, यहाँ के लोग स्पेनिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। सर सब तो बता दिया, लेकिन सर मुद्रा नहीं बताएं। मुद्रा सर परीक्षा में खूब पूछा जाता है, मुद्रा कि पनामा की मुद्रा क्या है दोस्तों। तो यहाँ की मुद्रा है बाल्बोआ। क्या है दोस्तों, बाल्बोआ, ठीक है, बाल्बोआ दोस्तों ये यहाँ की मुद्रा है, ये आप याद रखेंगे। पनामा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा कि पनामा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ। हमने इसके पहले क्या पढ़ा दोस्तों, हमने इसके पहले पढ़ा स्वेज नहर का निर्माण, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्वेज नहर का निर्माण, ठीक है। और हमने पढ़ा स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ, 1859 ईस्वी में, ठीक है। और आज हमें पढ़ना है पनामा नहर के बारे में कि पनामा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ। तो याद रखेगा 1906 ईस्वी में, ठीक है,
1906 ईस्वी में दोस्तों पनामा नहर बनना शुरू हुआ है, बहुत बाद में है, बहुत अंतर भी है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा पनामा नहर जलपोतों के लिए कब खोल दिया गया? तो दोस्तों जब बन गया होगा, यह बनकर तैयार हुआ 1914 ईस्वी में। ठीक है, जैसे बनकर तैयार हुआ पता चला प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, उसी दौरान दोस्तों खोला गया था पनामा नहर को। बनना शुरू हुआ 1906 में, बनकर तैयार हुआ 1914 में। स्वेज नहर बनना शुरू हुआ 1859 में, बनकर तैयार हुआ 1869 में। 10 साल लगे थे स्वेज नहर को बनाने में, और 6 6 12 2 14 यानी 8 साल लगे थे दोस्तों इस पनामा नहर को बनाने में। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या स्वेज नहर को बनाने में कितना समय लगा? स्वेज नहर बना दोस्तों 10 साल में, ठीक है, और पनामा नहर बना 8 साल में। ठीक है, पनामा नहर को बनाने में कितना साल लगा? 8 साल लगा। ये भी दोस्तों आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। करा पनामा नहर की न्यूनतम गहराई कितनी है? ठीक है, अब पनामा नहर की गहराई अगर बताएगा तो मैं आपको स्वेज नहर के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, कि आपको स्वेज नहर वाला भी 3 चीजें याद रहे। एक तो स्वेज नहर की लंबाई, वो था दोस्तों 169 किलोमीटर। दूसरा था स्वेज नहर की चौड़ाई, वो था 365 मीटर। ठीक है, और एक था स्वेज नहर की गहराई। ठीक है, गहराई। ठीक है, ये कितना था दोस्तों? तो था 16.15 मीटर, यही था ना। ये 3 डेटा दोस्तों आपको याद रखना है स्वेज नहर के बारे में। ठीक है, अच्छा अगला क्या दे रहा दोस्तों? पनामा नहर की जो गहराई वो कितनी है? वो इससे तो कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी बना है, तो याद रखेगा दोस्तों 12.3 मीटर। कितना दोस्तों? 12.3 मीटर ये गहराई है किसकी दोस्तों? ये पनामा नहर की न्यूनतम गहराई है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर। लिख रहा है गाटून हो गया, गैलार्ड कट हो गया, पेड्रो मिगुबेल हो गया, ये किस नहर के मुख्य लॉक हैं? देखिए जो नहरें होती है ना उसके बीच में लॉक लगाए जाते हैं। वो लॉक किस लिए लगते हैं दोस्तों? तो आपको लगता होगा लॉक पानी रोकने के लिए लगते हैं, बट यहाँ पर लॉक का काम ये नहीं है। यहाँ पर क्या दोस्तों, पानी का लेवल अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। ठीक है, तो लॉक के माध्यम से पानी, जब लॉक खोला जाता है ना तो पानी भरता है, पानी भरने की वजह से जहाज ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, आप कभी खोल के देखिए वीडियो, इसका आनंद, मतलब आप कहेंगे क्या ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मान लीजिए पानी, यहाँ पर पानी, यहाँ जहाज चल रही। ठीक है, अब जहाज को 2 तल्ले ऊपर जाना है, जहाज को वहां जाना है। ठीक है, तो यहाँ वहां से पानी छोड़ा जाता है और यहाँ लॉक लगा दिया जाता है कि पानी, भाई कितना पानी छोड़ोगे, बह जाएगा। एक लॉक लगा दिया जाता है, फिर पानी छोड़ा जाता है और पानी नीचे आता है तो जहाज अपने आप ऊपर हो जाता है। बोलिए ऊपर होगा कि नहीं? जहाज ऊपर होता चला जाता है, जब उसके लेवल में हो जाता है तो जहाज आगे भग जाता है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। तो एक गाटून, गैलार्ड कट, पेड्रो, ये जो लॉक लगे दोस्तों ये पनामा नहर के लिए ही दोस्तों लगाए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। किसके लिए लगाए गए हैं? यह पनामा नहर के लिए ही दोस्तों ये सभी लॉक लगाए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा, ये जो शब्द गाटून दे रहा है ना, गाटून, इसको याद रखेंगे दोस्तों। पनामा के मध्य में एक झील है, पनामा नहर के पास एक झील है दोस्तों, एक झील है, और उस झील का नाम है क्या दोस्तों? उस झील का नाम है गाटून झील। क्या नाम दोस्तों? गाटून झील। जैसे आपके पीछे मैंने बताया था ना तिमसा झील के बारे में। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर है गाटून से। ग्रेट बीटर वगैरह पढ़ा अपने स्वेज नहर के पास में, उसी तरह से पनामा में भी पूछ सकता है कि इसके पास में या इसके मध्य में दोस्तों कौन सी झील है, तो गाटून झील है, वो आप याद रखेंगे। वहीं पर दोस्तों गाटून में एक लॉक भी लगाया गया है। ठीक है, इसको पढ़िएगा। आगे बढ़िए। करा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ठीक है, तो याद रखेगा बाल्टिक से, याद रखेगा एक बाल्टी बना लीजिए, ऐसे बाल्टी बना लीजिए, ये बाल्टी हो गई। और ये बाल्टी में दोस्तों क्या होता है, साइड साइड में लोहे की बाल्टी में कील ठुके होते हैं ना, तो कील याद रखिएगा। तो इसके बीच में जो नहर है दोस्तों, उस नहर का नाम क्या है दोस्तों? याद रखेंगे कील नहर है। ठीक है, तो याद रखेंगे कभी भी बाल्टिक का नाम आएगा कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। जैसे अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है, जैसे लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, उसी तरीके से दोस्तों उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ती? कील नहर जोड़ती है। और ये सवाल भी दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एज इट इज ऐसे ही सवाल आते हैं, बाकायदा आपको 4 ऑप्शन भी दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल करा कील नहर ये किस देश में स्थित है दोस्तों? तो कील नहर जो है दोस्तों ये उत्तरी जर्मनी में स्थित है। ठीक है, यह कहां पर स्थित है दोस्तों? उत्तरी जर्मनी में स्थित है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों
कि न्यू वाटर वे नहर, ठीक है, एक नहर है दोस्तों, उसका नाम ही क्या है, न्यू वाटर वे नाम है दोस्तों। कह रहा यह नहर जो है दोस्तों, यह किस देश में स्थित है, न्यू वाटर वे परीक्षा में आता है, ठीक है, और लोग कंफ्यूजन में बता भी नहीं पाते। दोनों नहर दोस्तों जर्मनी में ही स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। न्यू वाटर वे भी कहाँ है, जर्मनी में है, और कील नहर भी क्या है दोस्तों, ये भी जर्मनी में स्थित है, ठीक है। और आगे चलिए, अब इसमें दोस्तों इतना ही है, इसको याद रखेंगे। कह रहा उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम दोस्तों एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। एम्स्टर्डम क्या है दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, और स्थित कहाँ है दोस्तों, यह स्थित है नीदरलैंड में। कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। कह रहा उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच में दोस्तों कौन सी नहर, यही उत्तरी सागर, अगर पूछ दे दोस्तों, यही उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में, और बाल्टिक सागर के मध्य में, बाल्टिक सागर के मध्य में कौन सी नहर है, तो मैंने बताया था दोस्तों कील नहर है। यहाँ पर कौन सी नहर है, कील नहर है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है एम्स्टर्डम के मध्य में दोस्तों कौन सी नहर है, तो इसे नाम दिया गया उत्तरी सागर नहर। इसका नाम ही क्या दोस्तों, इसका नाम दिया गया उत्तरी सागर नहर। कोई दिक्कत आपको, उत्तरी सागर नहर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तरी सागर नहर दोस्तों कभी कभी ये देता और कभी कभी ये भी देता। एक नहर और है, वो रॉटरडम में जुड़ा है, ठीक है, रॉटरडम, ठीक है। रॉटरडम क्या दोस्तों, यह भी बंदरगाह है, यह भी बंदरगाह है। अंतर है दोस्तों, रॉटरडम बंदरगाह कहाँ है, ये आपके जर्मनी में स्थित है, तो उसके बीच में भी दोस्तों नहर बनी हुई, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कह रहा उत्तरी सागर नहर किस देश में स्थित है। ये जो उत्तरी सागर नहर की बात किया, ठीक है, और उत्तरी सागर नहर करती क्या दोस्तों, तो एक तरफ दोस्तों उत्तरी सागर है, एक तरफ उत्तरी सागर है, ठीक है, फिर बीच में दोस्तों ये पानी है, नहर है, ठीक है, ये क्या है, ये नहर है, और एक तरफ दोस्तों एम्स्टर्डम है। क्या दोस्तों, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह है नीदरलैंड में स्थित। कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका जवाब भी तो आपको मिल ही गया होगा, ठीक है, ये जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्स्टर्डम को ही जोड़ती है, तो यहाँ नीदरलैंड आप याद रखेंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। और एक सवाल और देता है, एक जगह और यहीं पर है, इज्मुडाइन, ठीक है, खैर वो पूछता नहीं ज्यादा, वो एक छोटा सा जगह है जो इसी नहर के पास में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को कौन सी नहर जोड़ती है, ठीक है। पहले आप याद रखें दोस्तों, अमेरिका मैंने बताया था, अमेरिका में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व क्या करना दोस्तों, पश्चिम से पूर्व, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये अमेरिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व झीलों का क्रम, झीलों का क्रम, ये आप याद रखेंगे। तो मैंने बताया था दोस्तों, नंबर 1 पर कौन सी थी, सुपीरियर झील थी। कौन सी थी, सुपीरियर झील थी। नंबर 2 पर दोस्तों कौन सी झील थी, याद रखेंगे, मिशिगन झील थी। सुपीरियर जो झील है दोस्तों, ये यूएसए और कनाडा के बीच में, मिशिगन जो है पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, ठीक है। तीसरे नंबर पे दोस्तों ह्यूरन झील थी, ह्यूरन झील थी या ह्यूरन झील थी। ये जो नहर है दोस्तों, ये सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में स्थित है, और यही दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, ये जो नहर है, ठीक है, जिस नहर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सुपीरियर को ह्यूरन वाली चर्चा कर रहे हैं। ह्यूरन तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे दोस्तों ईरी झील है, और पांचवें नंबर पे दोस्तों ओंटारियो झील है। कौन सी है, ओंटारियो झील, ठीक है। ये कुल 5 झीलें हैं जिन्हें अंगुलिनुमा झील कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों एक साल्ट सेंट मेरी नहर है। कौन सी नहर है दोस्तों, साल्ट सेंट मेरी, यह क्या दोस्तों, यह एक नहर है जो किसे जोड़ती है, जो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ने का काम करती है। और सुपीरियर और ह्यूरन ये दोनों दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित हैं, ठीक है, ये दोनों की सीमा पर आते हैं। इसलिए बाकी देखिए, केवल मिशिगन को हटा दीजिए तो बाकी की जो 4 झीलें हैं ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं, इसलिए दोनों देश मिलकर इसके जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये तथ्य मैंने आपको झील वाले चैप्टर में पढ़ाया था। आगे बढ़िए दोस्तों। करा साल्ट सेंट मेरी नहर जो है दोस्तों, यहाँ पर करा इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, क्या इसका सर कोई दूसरा नाम भी है? हाँ, एक्चुअली में ये नाम आपको कम मिलता है, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों सू नहर। सू से याद रखेगा, सुपीरियर झील को जोड़ता है ना, तो यहाँ पर इसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, इस साल्ट सेंट मेरी को, साल्ट सेंट मेरी जो नहर है दोस्तों, इसी नहर को क्या कहते हैं, सू नहर के नाम से जानते हैं।
पीछे दोस्तों एक कील नहर पड़ा था, वो कील नहर आपने पढ़ा था कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ठीक है, वो कील नहर था, ठीक है। लेकिन ये जो नहर है दोस्तों, ये सू नहर है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। वो वाला दोस्तों अब जर्मनी साइड आपने पढ़ा था। आगे बढ़िए, करा सू नहर दोस्तों किस देश में स्थित है? तो सू नहर दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सू नहर अमेरिका में स्थित है। सू नहर दोस्तों करता क्या है? ठीक है, सू नहर जो है, सू नहर, ठीक है, चाहे सू नहर कहिए चाहे क्या कहिए, साल्ट सेंट मेरी, साल्ट सेंट मेरी नहर, ठीक है। ये नहर दोस्तों करता क्या है? यह नहर सुपीरियर झील को, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। किससे? ह्यूरन झील से जोड़ता है, झील से जोड़ता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, एकदम क्लियर कट दोस्तों आप याद रखेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, यहीं पर एक नदी है सेंट मेयर्स नदी, ठीक है, याद रखेंगे। यहीं पर एक नदी है दोस्तों, उसका नाम है सेंट मेयर्स नदी, ठीक है, मेयर्स नदी, ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। इसी सू नहर के पास में दोस्तों स्थित है, इसी सू नहर के पास में दोस्तों स्थित है, पास में दोस्तों स्थित है सेंट मेयर्स नदी, ये भी याद रखेगा, ठीक है। जैसे बीच बीच में झील पूछ देता है, नदी पूछ देता है। एक सवाल दे रहा दोस्तों, ईरी झील को मिशिगन झील से दोस्तों कौन जोड़ता है? एक नहर ऐसी बनी जो ईरी झील को किससे जोड़ दे रही है दोस्तों? मिशिगन झील से जोड़ रही है। और ईरी झील अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चौथे क्रम में आएगा, मिशिगन झील की बात करेंगे तो दूसरे क्रम में आएगा, क्योंकि पहले पे सुपीरियर है, दूसरे पे मिशिगन है, और मिशिगन वो है जो पूरी तरह से अमेरिका में है। ईरी तो अमेरिका कनाडा की सीमा पे, तीसरे पे ह्यूरन था, चौथे पे ईरी था, पांचवें पे ओंटारियो था। तो चौथे वाले क्रम में दूसरे, ये दोनों झीलों को दोस्तों जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है? तो जैसे ऊपर सू नहर था, वैसे दोस्तों इस नहर का नाम ही इसी झील के नाम पर पड़ गया। क्या नाम पड़ गया दोस्तों? ईरी नहर। क्या पड़ गया नाम इसका? ईरी नहर, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, सू नहर तो सू से सुपीरियर याद रखेगा, उसका भी नाम सुपीरियर पड़ सकता था, लेकिन सुपीरियर न बोलकर सू नहर कहा गया। इसे भी ईरी न बोल के ई नहर कहिए, सू ई, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा वायलैंड नहर, ठीक है, ये नहर आपने नहीं सुना होगा। वायलैंड नहर दोस्तों ये किस देश में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। वायलैंड नहर दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अमेरिका क्या? ये अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है। अमेरिका कनाडा, ठीक है, ये दोनों बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की सीमा पर स्थित है तो बोलना ही पड़ेगा। या फिर दोस्तों आप स्पेशली पूछेंगे कहां पर, एक जगह बताइए ना, तो मैं कहूंगा दोस्तों ये ओंटारियो में स्थित है। कहां स्थित है? ये ओंटारियो के पास स्थित है, ओंटारियो के पास स्थित है। और ओंटारियो दोस्तों क्या था? ओंटारियो झील था, जो अंगुलीनुमा झील के आखिरी नंबर पे आता ओंटारियो झील, ठीक है, वो याद रखेंगे। और वो अमेरिका कनाडा की सीमा पर ही स्थित है, ठीक है। तो पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि नितिन सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये जो वीडियो मैं आपको आज दे रहा हूं ना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का 71 नंबर का लेक्चर है। 70 क्लास में दोस्तों केवल ज्योग्राफी मैंने अभी पढ़ाया है, इंडियन नहीं शामिल है, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप आइए पढ़िए। हो सकता हो आपको ऐसा महसूस हो कि सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक हमें कोचिंग में नहीं पढ़ाई गई, हमने उसका नोट्स नहीं बनाया। देखिए, लड़ाई करने की जरूरत नहीं बनाया, आज पढ़ रहे हैं ना, आज बना लीजिए, अब से बना लीजिए। कम से कम आगे ना कहिएगा कि सर ये चीजें हमें किसी ने नहीं बताया, आज तो बता दिया गया ना। और आप ही के लिए दोस्तों ये फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया। एक बार आप कंप्यूटर कोर्स लेके देखिए, नुकसान नहीं करेगा यार, नुकसान कतई। मैंने उसमें इतनी चीज पढ़ाया है, मतलब कंप्यूटर के हिस्ट्री से लेकर कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मेमोरी स्टोरेज क्या होता है, ये सब पढ़ते हुए आप आगे आएंगे। फिर और क्या सर, इतना ही क्या? इतना नहीं, ये तो बेसिक पार्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कितने प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो सब कुछ, और सब कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ। सर बस इतना ही नहीं, रुको भैया, इसके बाद मैंने पढ़ा नेटवर्किंग क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। कंप्यूटर में बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है, कम से कम 100 फुल फॉर्म आपको पढ़ाया गया,
100 फुल फॉर्म कि कभी गलती से कोई सर बस इतना ही, और भाई बहुत कुछ है। लेयर क्या होता है, डेटा लेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, और ईमेल क्या होता है, और मालवेयर वगैरह सब कुछ, मतलब जो जो बेसिक। अब 199 रुपए में आप सोचो इससे ज्यादा मैं आपको क्या सौंप दूं। इसी तरह दोस्तों मैं अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स तैयार कर रहा हूं, आप थोड़ा मौका दीजिए, धीरे धीरे फाउंडेशन कोर्स आएगा जबरदस्त। अभी दोस्तों एक फाउंडेशन कोर्स और भी चल रहा है हमारे यहाँ, वो फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्टली है मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों ये थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। अब कॉस्टली मतलब बच्चा अरे 10-20 हजार का नहीं भैया, ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच है ये है 999 रुपए का, ठीक है। लेकिन कारण है इसका 999, एक तो इतना ज्यादा डीप में आपको पढ़ाया जा रहा है और इसमें इतना टाइम लग रहा है ना। इस लेक्चर सीरीज में दोस्तों कम से कम मान के चलिए ना आपको 150 प्लस लेक्चर मिलने वाले, ठीक है। अब कहाँ 150 प्लस लेक्चर और कहाँ कंप्यूटर में इतने लेक्चर की जरूरत तो है नहीं, कंप्यूटर तो कम ही लेक्चर में होगा, ठीक है। तो ये है, और फिर वैलिडिटी का भी अंतर है। वो कंप्यूटर की बैच की वैलिडिटी हमने 6 महीना रखा है, इसकी वैलिडिटी हमने 1 साल रखा है। तो मस्त बैच है। एक बार यदि मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ लिया ना तो मेंस लेवल की तैयारी हो जाएगी आपकी, विश्वास कीजिए। इतनी चीजें मैंने इसमें पढ़ाया ना, आप उतनी चीजें ना ही आपको किसी किताब में मिलने वाली है, और कोचिंग की बात तो छोड़ दीजिए, पढ़ के देख लीजिए, एक बैच पढ़ के देखिए, कम नहीं दोस्तों, ये अपने आप में सुपर डुपर हिट बैच है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, ये तो हमारा सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों। हर बच्चा नितिन सर को हिंदी के लिए ही जानता है, तो हिंदी का बैच भी अवेलेबल है। आगे दोस्तों हम काम कर रहे हैं यूपी स्पेशल के बैच पर, बहुत जल्द दोस्तों ये यूपी स्पेशल का बैच आने वाला है, क्योंकि यूपी स्पेशल के बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बैच दोस्तों मुझे लगता है 249 के आसपास दोस्तों लॉन्च होने वाला है। 249 रुपए में स्टडी मटेरियल लीजिए, क्वेश्चन आंसर लीजिए, सब कुछ लीजिए, पढ़िए आराम से, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हम लोग छोटे छोटे बैच और कुछ बड़े बैच ये मिला के दोस्तों लॉन्च कर रहे हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर आकर या पेड कोर्स वाले सेक्शन में आकर, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पहले ही पढ़ा दिए गए थे, ये उनके हस्तलिखित नोट्स हैं, हाथ से लिखा गया नोट्स है, कहीं से चोरी नहीं किया हमने, खुद से बनाया, खुद से मेहनत किया और तैयार करके दिया हूं, ठीक है। तो ये वाले नोट्स हैं। इसके अलावा डिजिटल नोट्स भी आपको मिल जाएगा, वो भी दोस्तों अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो आप आ जाइए एक बार वेबसाइट पर, वहां नोट ई बुक वाले सेक्शन में आएंगे तो डिजिटल नोट्स भी मिल जाएगा। डिजिटल नोट्स मतलब जो कंप्यूटर से तैयार किए गए, ठीक है, वो नोट्स भी हमने अवेलेबल कराए हैं, तो उसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।